हेलो क्लास। देखिए, जैसा मैंने कल आपको बताया है ना, इसके बाद सुबह की क्लास में भी इस समूह में आपसे चर्चा हुई थी। मैंने आपको बताया था मेरे द्वारा आपको डेडिकेटेड 2 अलग एग्जाम के लिए पर डे 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, इसका जो पहला वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक में आज हमने पढ़ा था जो मापन यंत्र होता है फिजिक्स में, उसके बारे में। ठीक है, और अभी आपको जो क्लास है ये डेडिकेटेड क्लास आपको जाएगा रेलवे के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो रेलवे के लिए, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, एलपी का हो या ग्रुप डी का हो। ठीक है, तो अभी हम रेलवे में कल हम लोग कौन सी क्लास देखे थे? तो कल हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा था। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कल उसको हम लोगों ने क्या किया था, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था। आज की क्लास में हम अनुच्छेद के बाद आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे उद्देशिका के बारे में। ठीक है, आज के जो चैप्टर है आप याद रखेंगे, नाम है उद्देशिका। ठीक है, क्या नाम है तो याद रखना, उद्देशिका। ठीक है, चलिए, और मैंने आपको बताया है कि हम जो क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी का जो एक श्रृंखला है ना, उसी को क्लास में मैं आपको कराऊंगा। साथ ही मैं आपको अपना सोर्स बता दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आज आपको वीडियो मिलेगा। ये जो है घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र की पुस्तक से, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसको है ना मैं वीडियो के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, इसका पहला प्रश्न है, इसमें है ना यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा सा है, सुनिएगा आराम से। हम भारत के लोग, ठीक है, भारत तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, वो दिनांक आपको बताना है, को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान को, ठीक है, भारत के द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित या अपनाया गया है, उस डेट का बताना है आपको। ठीक है, वो कौन सा डेट है उसको आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में है 26 नवंबर 1950 और 26 नवंबर 1949। तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और चौथा आपका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हम लोग सीजीपीएससी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने इसको आपको पढ़ाया था और यही क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी के जो जीएस का सेक्शन है, जहाँ संविधान का भाग है, पार्ट है, वहाँ आप देखेंगे ये क्वेश्चन वहाँ डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, कि संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित, ठीक है, ये एक्चुअल में होता था अधिनियमित होना था। ठीक है, अधिनियमित, ठीक है, और आत्मार्पित और अपनाया गया था। तो आपको डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949। कब? तो 26 नवंबर 1949। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? ठीक है, ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए, जब 26 जनवरी 1950 की डेट हम देखते हैं, इस दिन 26 जनवरी 1950 को अब संविधान की जो वस्तु स्थिति है देखेंगे, यहाँ आपको मिलता है संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की वस्तु स्थिति के बारे में बात होगी, तो हाँ आप देख पाएंगे कि उस समय उद्देशिका में शामिल क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? ठीक है, जो भारत के संविधान निर्माताएं हैं, है ना, संविधान के जो निर्माता हैं उनका मत आपको संविधान में कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर है उद्देशिका। कहाँ? तो उद्देशिका। ठीक है, संविधान का निर्माता का मत आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तर है उद्देशिका में। और इससे संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, डेट याद रखना 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहाँ तो याद रखना है संविधान सभा में, नाम याद रखना बहुत ही है ना बड़ा नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ये क्या किया जाता है, संविधान सभा में लाया जाता है। डेट है 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य है ना जो प्रस्ताव है इसको लाया जाता है किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को आप देख पाते हैं कि संविधान सभा में, संविधान सभा के पटल पर है ना उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसको पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में आपको बताना है, ठीक है, हमारे संविधान में आपको बताना है कि हाँ कितने प्रकार के न्याय, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय, साथ ही कितने प्रकार की स्वतंत्रता, इसके साथ ही कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो देखेंगे आप यहाँ पे पाएंगे कि 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है ना, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, साथ ही 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है और 2 प्रकार के समानता के बारे में बात की गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व के बारे में बात किया गया। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे संविधान में, ठीक है, जो न्याय जो है 3 प्रकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के संबंध में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, समानता के संबंध में 2 प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है और भ्रातृत्व के संबंध में आप याद रखेंगे 1 प्रकार के भ्रातृत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा उसका सही क्रम है, ये पूछा गया। आपको बताना है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, इनमें इनका जो सही क्रम है उसको चलिए दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो बीच में हमारे खरे सर जी है ना आ गए थे, वो थोड़ा सा यथास्थिति के बारे में पूछ रहे थे तो उनको रिपोर्ट दिया गया है, उसके बाद हम लोग आगे अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अरे देखो वो पूछ रहे थे पैसे के बारे में है ना, वो पैसे निकाले थे 5000 रुपये का, पूछ रहे थे किसी के पास चिल्लर है क्या करके। चलिए ठीक है आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो भारतीय संविधान में उद्देशिका को आपको याद रखना है ना कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें अन्य बातों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत
ठीक है, इसमें कुछ अन्य बातों को जोड़ा गया था जिसका क्रम आपको प्रश्न में पूछा गया। तो याद रखेंगे, इसका क्रम हम एक तरफ से देखते हैं। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, और सबसे पहले शामिल हुआ था सौर्यभौम, है ना, सौर्यभौम सत्ता संपन्न। इसके बाद अगला है समाजवादी। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसको कोई मजाक में नहीं लेगा, बी सीरियस। इसलिए जब भी आपको प्रश्न में पूछा जाए, ठीक है, जब भी प्रश्न में आपको ऐसा, है ना, सामने से प्रश्न पूछा जाएगा किसके क्रम क्या थे जोड़ने के, तो आपको याद रखना है सौर्यभौम सत्ता संपन्न, इस शब्दों को पहले जोड़ा गया, उसके बाद फिर समाजवादी शब्द इसी में जुड़ा है। फिर अगला है आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है, अगला जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जिसमें जुड़ा गया है। उसके बाद अगला है लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद फिर अगला शब्द है आपका, याद रखना, गणतंत्र। क्या? तो गणतंत्र, है ना। इसके बाद अगला शब्द आपको देखने को मिलता है गणतंत्र। देखिए यहाँ पे, है ना, आपको क्या होना है, थोड़ा सा सीरियस होना है दोनों ही मामलों में, यहाँ पढ़ने के भी मामले में और टीचर की एक्टिविटी के भी मामले में। जैसे हमारे सर अभी लाइव को रोक कर, है ना, पैसे की चिड़र के बारे में पूछ रहे थे, उसी प्रकार, है ना, उनके सीरियसनेस की तरफ आप भी सीरियस होकर पढ़ते रहे। और आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में कुछ अन्य शब्द जोड़े गए, जिनमें पहला था सार्वभौम सत्ता संपन्न, अगला है समाजवादी, उसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, और अगला है गणतंत्र। इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अगला ऑप्शन है समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और आपका ऑप्शन सी है जो आपका सही उत्तर होगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। इन्हीं के बारे में बात किया गया, ठीक है। अब आपके पास ऐसा प्रश्न आता है जिसको मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये प्रश्न आगे बनकर देखिए किस रूप में आपके पास आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, और डेट याद रखना है कौन से साल में, 1976 को। कब? तो 1976 वाले साल। देखिए अब यहाँ पे फिर यही क्वेश्चन क्या हुआ है आपके पास रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक अलग ऑप्शन में एक चीज़ और आया है, ग्राम स्वराज, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन की तरह आपको देखने को मिलेगा ग्राम स्वराज। क्या? तो ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज के बारे में याद रखिए, ये शब्द क्या है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं जोड़ा गया, ठीक है। चलिए संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर आप विचार करेंगे और दिए गए कुल की सहायता से इनमें से कौन सा सही है ये बताएंगे, ठीक है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये कहा गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है ना। उद्देशिका की प्रकृति क्या है? जुडिशिकल, है ना, जुडिशियल। क्या? तो जुडिशियल, ठीक है, मतलब न्याय योग्य है, जस्टिस के अंतर्गत आता है या नहीं, ये पूछा गया। इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये चीज़ें पूछी गई हैं। साथ ही विशिष्ट प्रावधानों को क्या रद्द या ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका ऑप्शन है 1, 2 और 4। तो देखिए उद्देशिका के संबंध में आपको याद रखना है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। देखिए इसको मैं पहले बताया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है और यह पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद आप अगला देखते हैं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब उद्देशिका से संबंधित चीज़ों को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जगह क्या है, ये जो है जुडिशियल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, जुडिशियल के अंतर्गत ये नहीं आता। अगला जो है आपको याद रखना है कि
संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान के जो अलग अलग जो प्रावधान हैं, विशिष्ट प्रावधान है, इसको ये क्या नहीं तो रद्द नहीं कर सकता। चलिए अब आगे जाते हैं और देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक है ना, विधिक स्वरूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है, उद्देशिका को क्या लागू किया जा सकता है, पहला ये पूछा गया। अगला ये पूछा गया है क्या लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्या पूछा गया है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन या प्रस्तावना का, ठीक है, जो उद्देशिका या प्रस्तावना का आप देख पाएंगे विधिक स्वरूप क्या है ये पूछा गया है। क्या तो विधिक स्वरूप है ना, विधायी स्वरूप ये क्या है पूछा गया है। तो याद रखना इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्या तो लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही ये जो है न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। याद रखना है, मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया। याद रखना है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। सार्वभौम सत्ता संपन्न ये शब्द भी 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र, ये सारे शब्द जो है यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये पांचों, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे। ठीक है, याद रखना 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत अधिनियमित या अपनाया गया, इस दिन कौन से शब्द जो है इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन से शब्द इसमें शामिल नहीं थे ये बताना है। और आपका ऑप्शन यहाँ पे है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। इसमें आपका आंसर आ जाएगा शामिल क्या नहीं है, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे है ना, शामिल नहीं थे तो याद रखना इसमें ना तो समाजवादी शामिल थे। ठीक है, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, समाजवादी शब्द भी शामिल नहीं था। अगला जो पंथ निरपेक्ष है ना, पंथ निरपेक्ष ये शब्द भी इसमें क्या नहीं था, तो शामिल नहीं था। और अगला जो है याद रखेंगे आप अखंडता, अखंडता शब्द भी जो है प्रस्तावना में जब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या अपनाया गया तो क्या है वो शामिल नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, साथ ही यहीं पर एक नाम मैं आपको बताता हूँ, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो है संविधान की प्रस्तावना को है ना, संविधान की प्रस्तावना को है ना, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं। देखिए, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के मुंशी कहते हैं हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। ठीक है, के मुंशी जो है प्रस्तावना को कहते हैं ये जो है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ठीक है, ये कथन किसका तो आपको याद रखना है, के मुंशी जी का। ठीक है, साथ ही अगला प्रश्न है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर है ना, और महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिए हमारे संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा तो B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। किसने तो भीमराव अम्बेडकर जी ने है ना, भीमराव अम्बेडकर जी। साथ ही डेट याद रखना 29 अगस्त 1947। ठीक है,
29 अगस्त 1947 को आप देख पाते हैं कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसका? तो प्रारूप समिति। हाँ, 29 अगस्त 1947 को आप देख पाएंगे कि 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये क्या चल रहा था? इससे संबंधित में वाद चल रहा था। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट। और ये वाद किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, बेरूबारी, है ना, बेरूबारी, ठीक, बेरूबारी जो यूनियन था, और है ना, बेरूबारी यूनियन और सुप्रीम कोर्ट के मध्य क्या चल रहा था? वाद चल रहा था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान की उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए, इस वाले प्रश्न में हम देख पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में था? यह था बेरूबारी वाद। अब देखिए, अगले में सुप्रीम कोर्ट जो है उद्देशिका को संविधान का भाग कहता है, ठीक है, संविधान का भाग कहता है। और ये कौन सा वाद है? तो ये आपको याद रखना है, बोम्बाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बोम्बाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। बोम्बाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है ना, संविधान के द्वारा इस वाद में कहा जाता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग समझा? तो ये आपको याद रखना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, देखिए इससे संबंधित है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका संबंधित आपको वाद विवाद क्या है, लंबे समय तक चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, लंबे समय तक चलते हुए इसमें आप देख पाएंगे। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की, ठीक है, संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार करती है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग किस वाद के तहत स्वीकार करती है? आपके पास ऑप्शन है बेरूबारी वाद विवाद, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगला है एक गोपालन विवाद, तीसरा है प्रियपर्स विवाद, और चौथा है केशवानंद भारती विवाद। आपका आंसर यही होगा, ठीक है, केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग बताया है। ठीक है, चलिए आपके जो फर्स्ट साइड में है उसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और उसी को क्या करेंगे, फिर उसके पहले हम लोग इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ें, है ना, बार बार पढ़ें, ताकि ये चीज़ें जो आपको क्या हो जाए, याद हो। ठीक है, और कोशिश करिए जैसे कि है ना, क्लास के बीच में भी जो मैं इरेज कर रहा हूँ इसमें अगर आपको टाइम मिलता है, इसी में आप तेज़ी से, है ना, फास्ट तरीके से क्या कर लें कि
क्विक रिवीजन कर लें, जब तक कि मैं क्या कर सकता हूँ पूरी तरीके से इरेज कर लूँ बता दूँगा। चलिए इसी में लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, इसमें है आपका ऑप्शन है मूल अधिकारों के ध्यान में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ध्यान में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन। ठीक है, आप यहाँ पे जो प्रश्न है उसको देख पाएंगे। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना में किन आदर्शों की और उद्देश्यों, है ना, किन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपका है मूल अधिकारों के अध्याय में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन। देखिए इन तीनों में आपका आंसर जो है आंसर सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है मूल अधिकार में। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला आया इसी में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसमें भी इसके आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है। और अगला है मौलिक कर्तव्यों में, इसमें तो मौलिक कर्तव्य, ठीक, इसको में तो मौलिक कर्तव्यों में भी इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, जो भारतीय संविधान है उसके उद्देश्य को बताता कौन है, तो आपको याद रखना है ना, भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, प्रतिबिंबित करता है कौन, तो याद रखना है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। कौन, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था दी है, इसको मैंने पहले आपको बताया है 3, है ना। इसके ठीक पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, संविधान में न्याय जो 3 प्रकार के होते हैं उसको बताना है कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। बी ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन सी है सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक। और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे सामाजिक न्याय, अगले याद रखेंगे आर्थिक न्याय। ठीक है, इसके बाद आप अगला देखेंगे और ये है राजनैतिक न्याय। कैसा न्याय, तो राजनैतिक न्याय। चलिए इसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें संबंध किया गया है। ठीक है, आर्थिक न्याय के बारे में किसमें बताया गया है, ये पूछा गया है। ठीक, आर्थिक न्याय के बारे में संविधान में किन क्षेत्रों में बताया गया है। आपको ऑप्शन है उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। किसमें बताया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में इसको बताया गया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका, है ना। ऑप्शन है भारत का भाग है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे उसको कोई भाग अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो प्रस्तावना है कैसे, उद्देशिका है कैसे। ठीक है, तो उद्देशिका के बारे में आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है, पहले तो याद रखना है कि संविधान का भाग तो है, क्या है तो संविधान का भाग तो है, ये एकदम क्या है सही है। अब इसी में बताया गया है, लेकिन ये क्या होता है स्वतंत्र होता है, संविधान का भाग तो है स्वतंत्र होता है। और अगला है याद रखेंगे कि इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है ना, इसका कोई कानूनी प्रभाव या प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। उद्देशिका के संबंध में याद रखना है संविधान का भाग तो है, साथ ही संविधान के तहत ये क्या है उद्देशिका या प्रस्तावना जो है स्वतंत्र है, लेकिन विधिक इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, पहला पूछा गया। दूसरा है महत्वपूर्ण पर उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, ये आपका है। तो प्रस्तावना के बारे में मैंने जैसे आपको बताया संविधान का भाग है, इसके साथ ये पूरी तरीके से क्या है स्वतंत्र है, अन्य भागों से क्या होगा स्वतंत्र है और इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं देखने को, इसका कोई विधिक प्रभाव को देखने को नहीं मिलता। इसी को यहाँ पर पूछा गया है, दिखेगा उद्देशिका में है ना। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है और इसको मैं आपको रिपीट करूंगा तो यही चीज़ें फिर से आपको दोबारा क्या हो जाएंगी सुनने को मिलेगी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, पहला ऑप्शन। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सामाजिक समानता के बारे में पूछा गया, क्या तो सामाजिक समानता के बारे में। सामाजिक समानता के बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया क्या ये संविधान में है, संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब संविधान के अस्तित्व में है, तो हाँ है ना। ये क्या है संविधान में इसके बारे में बात है, संविधान में ये क्या है प्रत्याभूत है। पहली चीजें तो आपको ये याद है। हाँ, और दूसरी चीज याद रखना जो समानता का अधिकार है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत ये क्या है तो प्रत्याभूत है अस्तित्व में। चलिए यहाँ पे आप देख पाइएगा है ना, देखिए प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है इसको याद रखना क्या होगा, क्या जाने जैसे लागू नहीं किया जा सकता और साथ ही ये किसी भी न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट में इससे संबंधित किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। दूसरी आपको याद रखना है कि इसको अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, अपनाया गया। साथ ही 26 जनवरी 1949 को जब इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है, अपनाया गया, तो कौन से शब्द इसमें शामिल नहीं किए गए थे, तो आपको याद रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को इसमें शामिल नहीं किया गया। के मुंशी के संबंध में याद रखेंगे, इन्होंने प्रस्तावना उद्देशिका को कहा हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक है ना गणतंत्र की ये क्या है जन्मभूमि है। ठीक, अब आगे आप देखते हैं कि पवित्र दस्तावेज है ना, उद्देशिका को पवित्र दस्तावेज कहा था किसने, तो हमारे संविधान निर्माता महामहिम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 को है ना 7 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसी में आप आगे देख पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं मानती है, ये किस वाद के अंतर्गत है, तो याद रखना है बेरूबरू। ठीक है, अगला जो सुप्रीम कोर्ट जो है उद्देशिका को संविधान का भाग मानती है, ये किस वाद के अंतर्गत है, तो याद रखना है बोम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग मानती है, ये कौन से वाद के अंतर्गत है, याद रखना है केशवानंद भारती विवाद। चलिए इधर के पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना को जो आदर्श और उद्देश्य के रूप हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें जो है मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया है, साथ ही राज्य की नीति जैसे तत्वों को इनके जो उद्देश्य और आदर्श उन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य में इनके जो आदर्श और उद्देश्य हैं उनको क्या किया गया, तो शामिल किया गया है।
इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कि जो उद्देश्य की प्रतिबिंबित है उद्देशिका की उद्देश्य क्या प्रतिबिंबित करता है, तो याद रखेंगे, है ना, प्रस्ताव, ठीक, मतलब संविधान की उद्देशिका क्या बताता है आपको, क्या प्रतिबिंबित करता है, क्या दिखाता है, उसका उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है, क्या चीज़ें बताता है, तो बताता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, साथ ही इसमें आपको न्याय जो 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, और वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला आप याद रखेंगे आर्थिक न्याय, इसको, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उद्देश्य में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उसकी कुछ चीज़ें इसमें क्या है, सम्मिलित है। उद्देशिका के बारे में याद रखना है कि संविधान का भाग तो है, अन्य भागों से क्या है, स्वतंत्र है, और इसका आपको विधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। साथ ही सामाजिक समानता जो है, ये जो है संविधान में प्रत्यभूत है, शामिल है, और अनुच्छेद 14 से 18 में सामाजिक समानता के बारे में, है ना, आपको बताया गया है। चलिए मैं इन सब चीज़ों को इरेज करता हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, है ना, उद्देशिका एक बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना। उद्देशिका देखिए विषय वस्तु आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए, है ना, उद्देशिका एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको मैंने किस विभाग पे कहा, किस आधार पे कहा, देखिए आपके प्रश्न ये जो है एक बहुत ही छोटा सा, ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है ये जो है, ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ में आप विषय वस्तु की तरफ देखेंगे, जो आने वाले प्रश्न में यहाँ से प्रश्न जो है, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ से आपको बहुत कम प्रश्न है। साथ ही इसका जो चैप्टर होता है वो छोटा सा होता है ना, इससे संबंधित चैप्टर क्या नहीं, मतलब जो प्रश्न आते हैं कम आए रहते हैं, किसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया है। इसीलिए मैंने कहा ये जो है क्या है, छोटा सा है, लगभग 1 घंटे आधे घंटे में इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो इन दी सेंस ये उतना बड़ा नहीं है। कहने का मतलब क्या था कि इसको हम लोग 1-1.5 घंटे में क्या कर सकते हैं, इसके विषय वस्तु की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको, है ना, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी संविधान में उद्देशिका का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, बहुत ही अहम हिस्सा है। आदर्शों और उद्देश्यों को क्या करता है, उद्देशिका हमें बताता है। चलिए ठीक है, इसी में मैं आगे आपको, है ना, देखते हैं उद्देशिका से संबंधित बहुत कुछ प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण, उसको आपको मेरे द्वारा कराया जाएगा। अदरवाइज फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए उद्देशिका की जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, है ना, जो पेपर के दृष्टिकोण से जरूरी था, वो चीज़ें अभी क्या है, शामिल किया गया था। अब हम लोग उद्देशिका के बाद इसी में आगे बढ़ते हैं और जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उद्देशिका के बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, संविधान में, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रगान है, ठीक है, सबसे पहले याद रखना है राष्ट्रगान। क्या, तो राष्ट्रगान। प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, तो याद रखेंगे हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, याद रखना है ना, जन गण मन, अधिनायक जय। ठीक है, इसको अपनाया कब गया है, आपको डेट दिया गया यहाँ पे 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। आपका जो सही आंसर होगा वो है 1950 में। जन गण मन जो राष्ट्रगान है, इसको कब अपनाया गया, तो 1950 में। तारीख है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया है, अपनाया गया है। साथ ही इसको संपूर्ण गाने में, है ना, इसको संपूर्ण गाने में जो समय है वो आपको याद रखना है 52 सेकेंड। कितना, तो 52 सेकेंड। पहला प्रश्न आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें देखने को मिलता है कि जन गण मन जो है
इसको अपनाया कब गया है, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। और संपूर्ण गाने में, है ना, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में आपको कितना समय लगना चाहिए, तो याद रखना 52 सेकेंड। कितना, तो 52 सेकेंड। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया, तो याद रखेंगे आप 24 जनवरी 1950 को। साथ ही अगला प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है, ऑप्शन है 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 55 सेकेंड और 52 सेकेंड। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो देखिएगा ये जितनी चीजें होंगी, उसके बाद अब याद रखेंगे भारत शासन, भारत शासन द्वारा अगला है जो राजकीय चिन्ह है ना, क्या, तो राजकीय चिन्ह, इसको कौन सी तारीख को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, ये बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15 अगस्त 1948, अगला है 2 अक्टूबर 1947, अगला है 26 जनवरी 1948 और अगला है 26 जनवरी 1950। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है ना, माफ करिए ऑप्शन डी जो है 26 जनवरी 1950 क्या होगा, सही होगा। 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे, जो आपका राजकीय चिन्ह है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, अपनाया गया। अब इसी में आगे देखते हैं राजकीय चिन्ह, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो सारनाथ, ये स्थान कहाँ है, तो वाराणसी में, ठीक है, सारनाथ वारा, ठीक है, ऋषि, ठीक, वाराणसी, ठीक। यहाँ क्या, अशोक स्तंभ, ये क्या है आपका राजकीय चिन्ह है, ठीक है, ये क्या आपका राजकीय चिन्ह है। ये क्या है, सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति, है ना, सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति। आप यहाँ पे क्या देख पाते हैं, देखिए भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह अपनाया गया है, डेट है 26 जनवरी 1950। अब देखिए ये सारनाथ है ना, वाराणसी में जो अशोक सी स्तंभ है, वो क्या है आपका राजकीय चिन्ह है, आपको याद रखना है। साथ ही सी स्तंभ के शीर्ष की जो अनुकृति है, उसी चिन्हों को क्या किया गया है, अपनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, ठीक है। अगला प्रश्न अब जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है, किससे, तो राष्ट्रीय ध्वज से, ठीक। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, डेट है 22 जुलाई 1947, अगला है 23 जुलाई 1947, अगला है 25 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, ठीक। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। कब, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, है ना, इससे संबंधित कुछ अन्य चीजें हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान ने अपने चौथे अधिवेशन, ठीक है, चौथे अधिवेशन, डेट है 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, इनका क्या होता है, चौथे अधिवेशन के दौरान, ठीक है, चौथे अधिवेशन के दौरान ये आपको देखने को मिलेगा 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। इसी बीच जो है 22 जुलाई को, है ना, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच में जो चक्र होती है, ठीक है, इसके में जो चक्र होती है उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र होता है उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 24, कितना, तो 24। इसी में अगला चीज़ आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है कितना, तो आपको याद रखना है ये है 3:2। किस अनुपात में है, तो 3:2, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, चौथे अधिवेशन के दौरान,
चौथा अधिवेशन 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हो रहा होता है। उसी के बीच में 22 जुलाई को इसको अपनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज में हमारे जो बीच में आपको चक्र दिखता है ना, उसमें चक्रों की संख्या कितनी होती है, तिलियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 24। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है, वो अनुपात है 3:2। कितना है तो 3:2। चलिए आपको जो छठा प्रश्न है देखते हैं कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक, इसमें आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। फिर आगे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सबसे पहले याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया है तो 22 जुलाई 1947 को। चौथे अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या है 24 और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्र है ना 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको प्रारूप को स्वीकार किया गया था। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड ऑन करता हूँ इसी में कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है ना, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसी का जो चित्र है, जो उसका सिंबल है उसी का। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसके प्रारूप को अपनाया कब गया था या राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था, ये एक ही तरीके का प्रश्न है। आपको डेट याद रखना है 22 जुलाई 1947 को। कब तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, हिरण, हाथी, बाघ, शेर। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना, आपको याद रखना है यह है बाघ। ठीक है, जिसको हम लोग टाइगर बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। साइंटिफिक नाम याद रखेंगे पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, साइंटिफिक नाम क्या है तो पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और साथ में देखिएगा बाघ से संबंधित जो योजना है ना, जैसे बाघ परियोजना। ठीक है, और बाघ से संबंधित जो परियोजना है ये कब से चल रहे हैं तो आपको सन याद रखना है 1973। 1973 से भारत में है ना बाघ परियोजना क्या है संचालित हो रही है। यहाँ पर आप देख पाते हैं जो हमारे जो राष्ट्रीय पशु हैं। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय पशु है आपको याद रखना है वो है बाघ। बाघ का जो साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और बाघ से संबंधित परियोजनाएं जो है 1973 से भारत में क्या है तो चल रहे हैं। ठीक, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय पुष्प हैं ये क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है सूरजमुखी, अगला ऑप्शन है कमल, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गुलाब, और उसके बाद है गेंदा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है तो आपको याद रखना है जो कमल फूल है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, और साथ ही कमल का जो वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलता है, साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, इसको कहा जाता है नेलम्बो न्यूज़फेरा। नेलम्बो न्यूज़फेरा। क्या हम लोगों ने राष्ट्रीय पुष्प देखा, ये आपका है कमल, वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूज़फेरा। चलिए, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, यह आपका अगला प्रश्न है। अब भारत के राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या तो राष्ट्रीय पक्षी। ठीक, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ऑप्शन है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। ठीक, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो आपको याद रखना है मोर। ठीक है, कौन है तो मोर, और मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। ठीक, पाओ क्रिस्टेटस। ठीक, देखिए जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है और नाम तो वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। अगला देखिए जो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। ठीक,
जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये है, याद रखना आपको, बरगद। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो बरगद। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या देखने को आपको मिलता है तो बरगद। ठीक है, चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज देखा, इसमें राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, इसके बारे में प्रश्न आपको पूछा गया। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का और भाईचारे। तो देखिए, ये आपका जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये किसका प्रतीक है, तो याद रखना है न्याय का प्रतीक है। चक्रों में तिलियों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखना है 24 तिलियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं, है ना, तिलियां या आरे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 24। ठीक, आगे देखिए, ये जो है राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित है। इसे तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग है ना, जो कैलेंडर होता है ना, वर्तमान में जो कैलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित है। ठीक, यहाँ पर आप देख पाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। सबसे पहले याद रखना है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पूरे देश भर में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, यही ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये आधारित किस पे, तो संघ संवत पर आधारित है, याद रखना। ये आधारित किस पर है, तो संघ संवत पर आधारित है। ठीक है, और जिसका पहला महीना, ठीक है, पहला महीना कौन सा होता है, तो याद रखना है चैत्र। ठीक है, इसके तहत पहला महीना कौन सा होता है, तो याद रखना है चैत्र। सामान्य वर्ष में आपको देखने को मिलता है 365 दिन। कितना, तो 365 दिन। और जब अधिवास वाला वर्ष होता है उस समय आपको 366 दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने, तो 366 दिन। साथ ही कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो याद रखना है 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1947 को इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। 22 मार्च 1957। ठीक है, माफ करिएगा, मैंने है ना फ्लो में बता दिया 1947। तो कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957। और चैत्र का जो पहला महीना है, ठीक है, याद रखेंगे चालू कब से, ये जो है कि चैत्र का महीना सामान्यतः पड़ता कब है, याद रखेंगे ये जो है 22 मार्च, या कभी कभी अधिवास में जो है 21 मार्च को ये आपको, है ना, पड़ता है। देखिए, चैत्र का पहला दिन, ठीक है, चैत्र का जो पहला दिन है ये 22 मार्च या अधिवास में आपको 21 मार्च को पड़ता है। चलिए, यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, जो राष्ट्रीय पंचांग है ये देखते हैं, जो वर्तमान में आप जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये राष्ट्रीय पंचांग में आप याद रखेंगे, है ना, इसको अपनाया कब गया, तो 22 मार्च 1957, है ना, मैंने तो में बता दिया था 22 मार्च 1947। याद रखना है 22 मार्च 1957 में इसको अपनाया गया है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, शक संवत पर आधारित है। सबसे पहले याद रखना है पहला महीना जो है चैत्र का होता है। ठीक है, पहला महीना जो चैत्र का होता है, याद रखेंगे चैत्र के महीने की शुरुआत आप याद रखेंगे 22 मार्च और कभी कभी अधिवास में 21 मार्च को होता है। सामान्य समय में याद रखेंगे 365 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद ये क्या होता है, 366 दिन, एक दिन इसमें बढ़ के आता है। देखिएगा, है ना, प्रतीक के बारे में हम लोग देखते हैं राष्ट्रगान को। देखिए, जो प्रतीक में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, इतना क्या मोदी नियम करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रगान है जन गण मन 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपनाया गया। और जन गण मन जो हमारे राष्ट्रगान को पूरी तरीके से जब गाएंगे तो इसको गाने में कुल कितना समय आपको लगेगा, तो याद रखेंगे 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। भारत शासन ने जो राजकीय चिन्ह अपनाया, डेट है 26 जनवरी 1950 को जो राजकीय चिन्ह है उसको अपनाया गया था। कहाँ से लिया गया था, सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से। अशोक क्या है, सिंह स्तंभ। ठीक है, सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति में राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चौथे अधिवेशन के दौरान इसको अपनाया गया था। चक्र में 24 तिलियां या आरे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई का अनुपात याद रखना है 3:2 होता है। ठीक, और राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप आप देख पाते हैं, इसको 22 जुलाई मतलब राष्ट्रीय ध्वज की जिस प्रकार की आकृतियाँ थी, है ना, जो इसमें जिस प्रकार की संरचना थी उसको कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक, आपका राष्ट्रीय पशु जो है बाघ होता है और उसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और बाघ से संबंधित परियोजना आपको हमारे भारत में देखने को मिलता है कब से, तो 1973 से। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पुष्प है ना भारत का, वो है कमल। ठीक है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये क्या करता है, कीचड़ में खिलता है। ठीक है, देखेंगे नदी में, तालाबों में, पोखरों में क्या होता है, कीचड़ में खिला होता है। और राष्ट्रीय पुष्प जो कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है नीलंगो ल्यूसीफेरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी ये है मोर, है ना, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो राष्ट्रीय वृक्ष है नाम है बरगद। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पे जाने की जरूरत यहाँ पे मुझे नहीं लगता है आपको, क्योंकि यहाँ से आजकल प्रश्न जो है ना, देखने को 2 ही 3 जगह से मिलेंगे, या तो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत से, साथ ही जो राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय ध्वज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में याद रखेंगे जो चक्र है, आरोह की संख्या कितनी है, तीलियाँ है आरोह की संख्या, तो बताना है आपको 24। और ये चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो याद रखने का न्याय का, याद रखने का क्या, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग याद रखेंगे, जो वर्तमान आप जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये कौन सा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, और इसको अपनाया कब किया, तो याद रखेंगे 22 मार्च 1947 को, 1957 को। ठीक है, माफ करिएगा 1947 क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो 1947 में क्या हुई, उसी के आसपास चीज़ें जो है घटी हुई हैं, तो क्या वो फ्लो में निकल जा रहा है। तो राष्ट्रीय पंचांग के बारे में याद रखेंगे 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान में आप कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, साथ ही याद रखेंगे एक शक संवत पर आधारित है। किस पर, तो शक संवत। जो पहला महीना होता है इस कैलेंडर का वो होता है चैत्र, और इसकी तारीख जो चालू होती है 22 मार्च या 21 मार्च से। ठीक है, और सामान्य समय में 365 दिन आपको देखने को मिलते हैं, और कभी अधिवास के समय है ना, या आपको 366 दिन भी देखने को मिलते हैं। देखिए आज की क्लासेस में हम लोगों ने 2 चीज़ों को पढ़ा। ठीक, इसके पहले हम लोग प्रस्तावना और उद्देशिका को पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ें किसको, तो प्रतीक को। ठीक है, प्रस्तावना से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, है ना, और उसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई है ना, ये जो है आने वाले वनडे एग्जाम में आपको देखने को निसंदेह मिलेंगे यहाँ से। ठीक, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्रस्तावना से, है ना, उद्देशिका से, उद्देशिका में, है ना, जिन चीज़ों को क्या किया है, शामिल कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी शब्द, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सब चीज़ों को कब शामिल किया गया है, किस संशोधन के तहत, इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। साथ ही हम भारत के लोग, है ना, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको NCERT की बुक में जो पहला पेज है, ये पूरा प्रस्तावना जो होता है, ठीक है, उसको आप बार बार पढ़ें, क्योंकि वहाँ कौन सी चीज़ें कब आई हैं इसके बारे में। ठीक है, जो आर्थिक शब्द, सामाजिक शब्द, न्यायिक शब्द, साथ ही न्याय कितने प्रकार की है ना, इसके बारे में पूछा गया है। समानता कितने प्रकार की है, इसके बारे में भी वहाँ पे क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, उसके बाद आप लोग प्रस्तावना में आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कब उसको हिस्सा नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को कब संविधान का हिस्सा माना, इन सब चीज़ों को ही। साथ ही उसको कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही इससे संबंधित कुछ संविधान निर्माताओं का मत, जो आदर्श है, उनके, है ना, कथन किस प्रकार है, जैसे के मुंशी जी ने उसको क्या कहा, जन्म कुंडली का है, हमारे भीमराव अम्बेडकर बारे जी ने उनके बारे में क्या कहा, उन सब चीज़ों को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 42वां संविधान के साथ किन किन शब्दों को जोड़ा गया है ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और जब मूल संविधान में जब प्रस्तावना, है ना, देख मतलब 42वां संविधान संशोधन के पहले कौन कौन से शब्द उसमें शामिल नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आप आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और आप जो आएंगे किसमें, प्रतीक में। देखिए आज मैंने आपको 2 चैप्टर क्या किया है, बताया है। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसको भी आप 5 अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। अब ये आपका है अगला जो था प्रतीक। तो प्रतीक में आप इतनी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, इतनी चीज़ें क्या जो है इम्पोर्टेंट है। और साथ ही इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो है आपको मैं भविष्य के लिए लाऊंगा। और ये सारी चीज़ें जो है आपके रेलवे के जो पेपर है वहाँ, है ना, डायरेक्ट ओवन लिनियर क्वेश्चन आपके रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर रेलवे का पेपर अभी आपको देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से जून जुलाई में, तब तक आपको, है ना, एक बहुत अच्छी तैयारी जो है यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, आप खुद अच्छे से पढ़ें, इन सब चीज़ों को बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और इसके साथ आगे आने वाले समय में जिस तरह की MCQs अभी सॉल्व किया जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उसके बाद पर डे जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, जैसे NTPC में आपको 50 से 60 क्वेश्चन, अगर वो GS के आ रहे हैं तो उतने क्वेश्चन पर डे 1 घंटे में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।
ठीक है। उसी तरीके से इसके पहले आप परिचारक की भी क्लास जो है प्रयोगशाला परिचारक का देखेंगे, वहाँ जो है साइंस अभी क्या हुआ है, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ।